हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स, उत्पत्ति के नियम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम के बारे में। तो उत्पत्ति के नियम के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं या कुछ पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उत्पत्ति से संबंधित। तो पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री ने उत्पत्ति के नियम की चर्चा की थी। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने उत्पत्ति के नियम के बारे में बताया था। दूसरा है कि एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड माल्थस ये परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने उत्पत्ति वृद्धि के नियम को कृषि क्षेत्र में सही बतलाया था। इनका मानना था कि उत्पत्ति का जो नियम है वो कृषि क्षेत्र में सही लागू होता है। तो उत्पत्ति का नियम क्या बतलाता है? उत्पत्ति का नियम का अगर इतिहास का पता लगाया जाए तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की तरह ही बहुत ही ज़्यादा ये प्राचीन है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो उत्पत्ति का नियम साधारण शब्दों में यह नियम बतलाता है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जब उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन किस अनुपात में बढ़ता है, यह उत्पत्ति का नियम बताता है। ये साधारण से शब्द में हम लोग याद रख सकते हैं। उत्पत्ति के नियम को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। तो पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम और तीसरा उत्पत्ति ह्रास नियम। इसमें कुछ बातें हैं नोट करके रखने लायक या याद करने लायक। पहला है, उत्पादन के में नियम तब लागू होते हैं जब किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि की जाती है। ये पहली बात है जो आप याद रखना है। दूसरा, जिस साधन को स्थिर रखा जाता है उसे स्थिर साधन कहते हैं। तीसरा, जिस साधनों में वृद्धि की जाती है उसे परिवर्तन साधन या परिवर्तनशील साधन कहते हैं। और चौथी बात है, उत्पादन के क्षेत्र में पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम, फिर उत्पत्ति समता नियम और अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होती है। यहाँ उत्पत्ति समता नियम होगा, समता नहीं समता। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम को पढ़ना है हम लोगों को। उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इस नियम के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी उद्योग के एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाता है। इस नियम के अनुसार अगर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है तो किसी एक साधन को क्या करना है, स्थिर रखना है। और जैसे जैसे अन्य साधनों जैसे श्रम एवं पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन बढ़ते जाता है। साथ ही साथ सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन औसत उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है। मतलब यहाँ औसत उत्पादन जो होगा वो कम होगा और सीमांत उत्पादन अधिक होगा। इसे उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहते हैं। इसी में प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, श्रम एवं पूंजी में वृद्धि करने से प्रायः व्यवस्था बेहतर होती है जिसके फलस्वरूप श्रम एवं पूंजी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ऐसा मार्शल का कहना था। मार्शल कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम मुख्य रूप से उद्योग धंधों पर इंडस्ट्रियल एरिया में लागू होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकृति की अपेक्षा मानव यानी कि मनुष्य की प्रधानता पाई जाती है। वहाँ मनुष्य क्रियाशील होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इन बातों को भी जान लें कि उत्पत्ति के क्षेत्र में उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति नियम क्यों लागू होते, क्या कारण है। तो इसके कुछ कारण हैं यहाँ पर। पहला है साधनों का आदर्श संयोग। ऐसा मानकर चलते हैं कि इस नियम के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम की प्रवृत्ति कृषि की अपेक्षा उद्योगों में अधिक देखने को मिलती है। इसका कारण है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन के सभी साधन उचित अनुपात में और आसानी से जुटाए नहीं जा सकते, लेकिन भूमि की पूर्ति सीमित होती है। दूसरी ओर उद्योगों में साधनों की पूर्ति अधिक लोचदार होती है
अर्थात साधनों की मात्रा को अपेक्षाकृत हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ साधनों का आदर्श संयोग पर लागू होता है। दूसरा, अधिक उत्तम व्यवस्था। प्रोफेसर मार्शल इसके बारे में कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने का एक कारण यह भी है कि जब श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो व्यवस्था अधिक उत्तम या सरल हो जाती है, जिसके कारण श्रम एवं पूंजी की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। और इस कारण श्रम एवं पूंजी की कार्यक्षमता में वृद्धि होने के कारण ही उत्पादन में उत्पाद में वृद्धि होती है। अगर आप श्रम और पूंजी अधिक लगाएंगे तो उत्पादन है, स्वाभाविक रूप है कि उत्पादन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट, साधनों की अविभाज्यता। उत्पत्ति वृद्धि नियम का तीसरा कारण है साधन अविभाज्य हैं। जैसे कारखाना या उत्पादन के क्षेत्र में कुछ ऐसे साधन होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए उत्पादन के अन्य साधनों में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है वैसे वैसे इन की अविभाज्य साधनों का पूर्ण प्रयोग होने लगता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं, हाँ 4th नंबर, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण की संभावना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्पादन के आकार में अगर वृद्धि होने से श्रम विभाजन या उसका विशिष्टीकरण का प्रयोग संभव हो जाता है। अगर हम लोग श्रम विभाजन कर दें तो किसी के ऊपर भी एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है काम को लेकर, और जिससे लागत में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। और लास्ट पॉइंट है आविष्कार एवं नई तकनीक। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होने से वैज्ञानिक आविष्कार या नई तकनीक को बढ़ावा मिलता है। अगर उत्पादन में वृद्धि करना है तो उसके लिए वैज्ञानिक तकनीक और कुछ आविष्कार बहुत ज़्यादा ही किए जाते हैं, जिनके प्रयोग से लागत में कमी आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि उत्पादन के दौरान जो लागत लगाई जाती है वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग से उसमें कमी आती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने के कारण हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात है कि निर्माण उद्योग में भी यह नियम एक सीमा तक ही लागू होती है। याद रखना आप लोग, उद्योगों में उत्पत्ति ह्रास नियम अवश्य लागू होगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम केवल उद्योग में ही लागू नहीं होता, बल्कि कृषि एवं उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी प्रारंभ में यह लागू की जाती है। यानी कि उत्पादन कृषि क्षेत्र और उत्पादन के प्रारंभिक क्षेत्र में इसको लागू किया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।